बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूजीलैंड के साथ मैं हूं रोहेल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं फारूक आज़ाद जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, और मेरे साथ इस वक्त जेकेएलएफ के मरकजी रहनुमा जनाब सैयद आफ्ताब नाज़की साहब मौजूद हैं। इनका कश्मीर से ताल्लुक है और कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। खासकर यासीन मलिक की जो तबीयत ख़राब है, उनको अब जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए, इस बारे में इनसे पूछेंगे। तो मैं नई नई गवर्नमेंट चेंज हुई है, आज ही परवेज़ भाई साहब लाहौर पहुंचे इस्लामाबाद से, और उन्होंने आगे अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिए। अब उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, पीटीआई को वो कितनी सीटें देंगे और जो 10 सीटें उनकी काफ लीग में हैं वो काफ लीग को क्या क्या वजारतें देंगे। देखते हैं अब इस जो वजारतों का जो बाजार गर्म होगा उसमें कौन कौन हिस्सादार होगा। तो मैं अपनी बात का आगाज फारूक साहब से करूंगा। फारूक साहब और नाज़की साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप प्रोग्राम से तशरीफ लाए। फारूक साहब, अभी गवर्नमेंट चेंज हो गई है, पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हुई, नून लीग की आई, नून लीग के बाद अब आप कहेंगे पीटीआई गवर्नमेंट है पंजाब में या काफ लीग की गवर्नमेंट है? देखिए जी, ये तो कोलिजन गवर्नमेंट ही है ना दोनों की पंजाब में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जैसे आपने कहा कि वजारतों की दौड़ लग जाएगी और वजारतों का बाजार गर्म होगा, तो ये तो आप ये देखें कि ये पंजाब में हमेशा से ऐसा होता है। अभी अब देखिए हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जो है बासठ रुकनी जो है ना काबीना और दूसरे अपने मशीन रख लिए। तो ये तो यहाँ पे एक लाजमी अमर है। आप मंजूर भुट्टो की हुकूमत देख लो, कोई भी हुकूमत जब आती है तो यहाँ पे जब कोलिजन गवर्नमेंट बनती है तो उसको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तमाम जो पार्टीज होती हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन्हें खुश रखना पड़ता है। तो यही यहाँ की सियासत भी यही है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो चलता रहता है। अब गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट है, इसका मतलब ना काफ लीग की ना पीटीआई की मिलके है गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरा ये बताएं, अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे थे, वो कहते हैं एक थैले की करप्शन साबित नहीं हुई। एक थैले की करप्शन कैसे साबित हो सकती है? जब वो सीएम थे उन्होंने 10-10, 15-15 अपने हाउस जो थे वो वज़ीर हाउस डिक्लेयर किए हुए थे। अब भी उनकी ये सूरत है वज़ीर आज़म हाउस उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं और वो सारा खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। तो ये क्या थैले की करप्शन नहीं है? तो ये क्या है? इसके अलावा जो वो टीटियाँ लगी हुई थी, बाहर पैसे गए हैं, वो मकसूद चौपड़ासी के नाम पे गए हैं, और पापड़ वाले के नाम पे गए हैं, ये सारे अरबों रुपए जो पाकिस्तान से बाहर गए, ये एक धेले की करप्शन वाकई नहीं थी, ये तो अरबों रुपए की करप्शन थी। और इस पे इन्हें जो रिलीफ दिया गया वो अदालतों की तरफ से था, अभी तक है वो जमानत पे है, उनकी ना जमानत कैंसिल हुई है ना उन पे फर्द जुर्म आयद हो सकी है। तो ये क्या धेले की करप्शन ये क्या नहीं साबित हुई ना, यही वो सच कह रहे हैं कि ना हुई है और ना होनी है, क्योंकि जो तो गवाह है या तो वो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे सही, और या फिर आप ये जो कानून में तरमीम हुई है नैब के कानून में और दीगर FIA में, उसमें तो ये है कि अगर नैब वाला कोई केस बनाएगा और वो साबित ना कर सके तो 5 साल के लिए अंदर जाएगा। तो 5 साल किसकी जरूरत है किसी ऑफिसर की कि वो केस बनाए इन लोगों के खिलाफ जो माफी हैं? तो या तो फिर वो मौत को कबूल कर ले और या फिर ये कि वो 5 साल जेल के जाना कबूल कर ले। तो साबित कैसे करेगा कौन? बिल्कुल ये साबित नहीं हो सकता, क्योंकि नैब के कानून में जो तरमीम की है इन्होंने, उस वजह से अब कोई भी बंदा नैब का वो इस तरह का कोई भी किसी को पकड़ेगा नहीं, किसी पे केस नहीं बनाएगा, क्योंकि केस बनाएगा तो वो खुद वो अंदर हो जाएगा, मुलाजमत से चला जाएगा और वो जेल में सारी उम्र रहेगा। तो आफ्ताब नाज़की साहब मेरे साथ मौजूद है। आफ्ताब साहब, कश्मीर में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है? खासकर यासीन मलिक के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें जेल से अब हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। जब इश्क अजाने देता है, जब इश्क अजाने देता है, फिर मक्तल में नमाजें होती हैं। वाह! रियासत जम्मू कश्मीर का अजीम किरदार जो अल्फ-लैल्बी किरदार बन चुका है, शहीद आज़म मोहम्मद मकबूल भट्ट और उसके मुट्ठी भर साथियों के रास्ते का एक मुसाफिर है मोहम्मद यासीन मलिक, सही, जिसने बेपनाह जुर्रत और बहादुरी का जो मुजाहरा किया है। शायद बर्रे सगीर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के क़याम से पहले भगत सिंह के बाद भगत सिंह जो एक बहुत बड़ा सिख हुर्रियत पसंद था और जिसने अंग्रेज़ साम्राज्य को ललकारा था और अपने वादे पे कायम रहा और सजाए मौत तक वो पहुंचा। शहीद भगत सिंह के बाद अगर कोई किरदार मुज़ाहमती किरदार और अल्फ-लैल्बी किरदार है, ठीक है, तो वादी कश्मीर का मोहम्मद यासीन मलिक साहब। जी बिल्कुल, जी ऐसे ही है। तो हम आज बहुत रंजीदा हैं, हमारे दिल जो हैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, क्योंकि हमारा तल्लुक़ वादी कश्मीर से है और वादी कश्मीर की मासूम
आज़ादी पसंद आवाम के साथ हमारे दिल धड़कते हैं, सही, जो एक तवील अरसे से गैर मुल्की हिंदुस्तानी फ़ौज के जबर का निशाना बने हुए हैं और गैर मुल्की फ़ौज को इस बात का इल्म नहीं है कि जब किसी हिंदुस्तानी फ़ौजी की गोली किसी कश्मीरी के सीने में लगती है और उसका जो लहू वादी कश्मीर की ज़मीन पे गिरता है, उससे भी जो लफ्ज़ उभरता है वो आज़ादी है। बिल्कुल। और कश्मीरियों की ये जद्दोजहद जो है, ये जद्दोजहद 1931 में शुरू हुई। अफसोस का मुकाम है कि 1931 में ना पाकिस्तान था ना भारत था। कश्मीरियों ने अपनी मदद आपके तहत डोगरा और बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक अजीम जद्दोजहद का आगाज़ किया। सही। मैं माजरत के साथ एक बात करना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार ने कश्मीरियों को नस्ल कशी के करीब पहुँचा दिया है। इल्हाक और अटूट टंग के नारों ने कश्मीरी कौम को बर्बाद कर दिया है और आज पूरी दुनिया की महज़ब अक़वाम मसला कश्मीर को एक प्लाट का मसला समझ रही है, सही, कुछ सरहदी मसला समझती है। हालांकि मसला कश्मीर 1.5 से 2.25 करोड़ इंसान जीते जागते, जो यूरोप के 100 से ज़्यादा ममालिक से ज़्यादा उनकी आबादी और उनके वसाइल है, ऐसा खित्ता है जो पानियों की सरजमीन है। इस पानियों की सरजमीन को आग लग चुकी है और महज़ब दुनिया ये जानती ही नहीं कि कश्मीर की इस जबरी तकसीम की मनूस खूनी लकीर ने किस अलमिया को जन्म दिया है। रियासत के दोनों अतराफ पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल, भारत के ज़ेरे कंट्रोल जो ख़ानदान आबाद हैं, जिसमें एक मेरे वालिद साहब भी थे जिन्होंने 1952 में जबरी तकसीम की मनूस खूनी लकीर को अबूर करके पाकिस्तानी कश्मीर में दाखिल हुए थे, लेकिन अपने चंद साथियों के साथ। लेकिन एक ऐसा ये मसला है, इंसानी मसला है, हिजर का मसला है कि मेरा बाप आखिरी उम्र तक बिस्तरे मरग पर भी अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों, अपने वतन, अपने बागात को याद करता रहा और वो मुल्क अदम चला गया। और कश्मीरियों का जो सियासी पस मंज़र है, महज़ब दुनिया ये जानती ही नहीं कि कश्मीरी ख़ानदान किस तरह बिखरे हैं। सही। जुदाई के दर्दनाक अजाब में कश्मीरियों ने किस तरह मुल्क अदम वो चले गए, लेकिन अपने प्यारों को, अपने बहन भाइयों को वो नहीं मिल सके। अच्छा नादिर साहब, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो है, उसको अगर उधर भी रिश्तेदार हैं, इधर भी रिश्तेदार हैं, उधर भी बहन भाई है, इधर भी बहन भाई है, अगर उन्होंने आपस में मिलना मिलाना हो तो क्या तरीकाकार है, कैसे मिलते हैं वो? पहली बात तो ये आपकी इजाज़त से ये लाइन ऑफ कंट्रोल थी ही नहीं। ठीक है। ये जो शिमला मुआहदा है, जो कश्मीरियों की कमर पे छुरा मारा गया है, जो कश्मीर की जो सारी तारीख जो थी, जो 1931 13 जुलाई से ये जो शिमला मुआहदा है, ये हद्दे मुतारका जंग इसका नाम था। इंदिरा गांधी ने एक शिकस्त खुर्दा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जंगी कैदी छुड़ाने थे। सही सही। उस जंगी कैदियों को छुड़वाने के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी शैतान ज़ेन को इस्तेमाल करके हद्दे मुतारका जंग को कंट्रोल लाइन का नाम दिया। और अक़वाम मुत्तहिदा शिमला मुआहदे से पहले कह चुकी है कि कश्मीरी ख़ानदान जो बिखरे हुए हैं, ये वहाँ कारोबार भी करे या अपने अजीज रिश्तेदारों से, क्योंकि ये एक इंसानी मसला है। अच्छा नादगी साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो इस चीज़ का बड़ा क्रेडिट लेते रहे, आप उनके बाद उनकी औलादें इस बात का क्रेडिट लेती हैं कि हमने 90,000 कैदी इंडिया से रिहा कराए। तो क्या ये शिमला जो मुआहदा था उसमें ये जो तकसीम थी, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ? ये जो कैदी उन्होंने छुड़ाए उनका हक था, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, बिल्कुल, बाकी उनका फर्ज था। उसका ये हक था कि पाकिस्तान, चूँकि बंगाल में वो जंग हार चुका था, सही, पाकिस्तान के जंग, इसका जिम्मेदार तो अयूब खान और यहिया खान था ना। बिल्कुल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो इसका बराह रास्त, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी तो उसी गेम का हिस्सा था ना। उस गेम का हिस्सा था, लेकिन ताकत का सरचश्मा तो अयूब खान और आगा यहिया खान थे। बिल्कुल, ये तो उनके मोरे थे आगे। वो तो मोरा कोई भी मुलाजिम हो सकता है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो टास्क था वो ये था कि जंगी कैदी छुड़ाने हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी सहानत का फ़ायदा उठाते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मजबूर कर दिया। सही। और फिर दूसरी बात यह है, हद्दे मुतारका जंग को कंट्रोल लाइन का नाम दिया। शिमला मुआहदा जो मैंने आपसे अर्ज किया कि कश्मीरियों की कमर पे छुरा है। सही।
उसमें यह कहा गया कि अब ये फैसला इंडिया और पाकिस्तान करेगा मिलके मसला कश्मीर के हल के लिए। वो तो कभी भी नहीं होना, वो तो लड़ाई झगड़ा ऐसे ही रहना है। अब ये मसला ये है कि मसला कश्मीर बुनियादी तौर पे हक खुद इरादियत का मसला था और है। हक खुद इरादियत ना मशरूत है ना महदूद है। इंडिया और पाकिस्तान ने इसको महदूद और मशरूत करने की कोशिश की है। ठीक है। अगर यासीन मलिक जो है या मकबूल भट्ट जो है आज दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपनी नींद सो रहा है, अफजल गोरो नींद सो रहा है। मेरा बाप उनका साथी था जो अपने चंद साथियों समेत जबरी तकसीम की मनहूस खूनी लकीर को अबूर करने में कामयाब हुआ। बाद अज़ां पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार की, यहाँ पर भी आज़ादी का ये अलम बुलंद रखा। 1960 की दहाई के अंदर मुफ्ती आज़म कश्मीर मुफ्ती ज़ियाउद्दीन शाह और मेरे वालिद मोहम्मद सईद नासकी साहब ने एक किताबचा शाया किया, मसला कश्मीर की आज़ादी का पुरअमन सियासी बावकार हल। ठीक है, वो क्या हल है वो बता दें जरा, मुख्तसर सा बता दें क्या हल है। वो एक किताबचा था, उस किताबचे को उन्होंने पुस्तक, कश्मीरी ज़बान में कहते हैं पुस्तक का मतलब है सच्ची बात। ठीक है। उसमें यही हल था कि इंडिया और पाकिस्तान जनूबी एशिया में सलामती के लिए और जनूबी एशिया के अमन को बरकरार रखने के लिए इंडिया भी कश्मीरियों की हक खुद इरादियत तस्लीम करे, पाकिस्तान भी करे। पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल आज़ाद कश्मीर को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क डिक्लेयर किया जाए। ठीक है। और कश्मीरियों की कौमी फौज बहाल की जाए। लेकिन अफसोस कि अयूब खान ने मुफ्ती आज़म कश्मीर मुफ्ती ज़ियाउद्दीन शाह और मेरे बाप को गद्दारी के इल्ज़ाम में शाही किला में बंद कर दिया। और मुफ्ती आज़म कश्मीर मुफ्ती ज़ियाउद्दीन शाह जो डोगरा साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ा नाम था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ उसने जेल काटी थी, उसको जलाए वतन किया गया था। वो शाही किला के अंदर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा इस मार से, इस तशद्दुद से। लेकिन आज 5 अगस्त के बाद मोदी ने हिंदुस्तान की नस्ल परस्त हुकूमत जो कश्मीरियों की नस्ल कशी करना चाहती है, जो हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुस्तानियों को वहाँ आबाद करना चाहती है, जो मुस्लिम तशक्कुस को ख़त्म करना चाहती है, उसका जवाब ये था कि पाकिस्तान की हुकूमत हमारी बात ना मानती, मकबूल भट्ट की बात ना मानती, वो बात मानती मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी की, KH खुर्शीद, जो मोहम्मद अली जिन्ना का प्राइवेट सेक्रेटरी था, जो करोड़ों राज लेके कब्र में चला गया, जो यहां लाहौर के अंदर एक किराए के घर में रहता था। मोहम्मद अली जिन्ना का प्राइवेट सेक्रेटरी था, फातिमा जिन्ना का वो साथी था, पोलिंग एजेंट था, चीफ पोलिंग एजेंट था। जब पूरी मशीनरी कुव्वत फातिमा जिन्ना के खिलाफ थी तो लाहौर में रहने वाला KH खुर्शीद मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के साथ खड़ा था और वो बंगाल तक गया। और मैं सलाम पेश करता हूं बंगालियों को जिन्होंने कायदे आज़म की बहन की इज्जत रखी। और बंगाली तो शुरू से हमारे साथ थे, मुस्लिम लीग की बुनियाद बंगाल में रखी गई। बंगाली जितने पाकिस्तान के हक में, जितने पाकिस्तान के साथ मुखलिस थे, इतने शायद पाकिस्तानी जो इधर वाले वो भी थे। करारदाद पाकिस्तान जो है वो फजलुल ने पेश की। लेकिन सर जो कुर्बानियां कश्मीरियों ने इलाके पाकिस्तान के नाम पे दी हैं, मुझे बताओ कि मुस्लिम लीग के कितने बंदों को फांसी हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की नारा लगाने पे ब्रिटिश ने या हिंदुस्तान में कितने बंदों का अंजाम मकबूल भट्ट जैसा हुआ, कितने बंदे यासीन मलिक जैसे अंजाम को पहुंचे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ये 2 मुल्क बने मिले, लेकिन एक बंदा भी फांसी नहीं चढ़ा, एक बंदे को भी सजा नहीं हुई। आज यासीन मलिक जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। पाकिस्तान से यह नारा उठा कि हम कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान से एक नारा उठा कि मैं कश्मीरियों का सफीर हूं। पाकिस्तान के कहने पे कश्मीरियों ने अपना इतना लहू दिया है क्योंकि हम इसके ऐनी शाहिद हैं। तो आज यासीन मलिक साहब जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, मैं अफसोस के साथ कहता हूं हम खाली हाथ हैं, हम तही दामन हैं। लेकिन यासीन मलिक को के लिए कोई आवाज़, पाकिस्तान की कोई सियासी लीडर, पाकिस्तान की कोई हुकूमत ना तो आवाज़ बुलंद कर रही है और ना ही उसको कोई तशवीश है। नहीं जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पूरी कौम को तशवीश भी है, फिक्र भी है और आवाज़ बुलंद भी करती है। मगर पाकिस्तान की जो हुक्मरान इस वक्त जमात है
उनको चाहिए कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बुलंद करे, दुनिया में पाकिस्तान की आवाज़, कश्मीर की आवाज़ बुलंद करे। और जो कश्मीर के मज़ालिम हैं, जो वो वहाँ पे उन्होंने एक पहाड़ शुरू किया मज़ालिम का, लोगों को बेगुनाह कत्ल कर रहे हैं, लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ जेलों में डाला हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं उनको। पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि इसकी आवाज़ बुलंद करें। आप नाज़िर साहब ये बताएं कि इस वक्त यासीन मलिक साहब की तबीयत कैसी है, वो कहाँ पे है? इस वक्त तक जो हमारी जो भी मालूमात हैं, क्योंकि हम नई दिल्ली से बहुत दूर हैं, हम मुल्क पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। आपकी मालूमात क्या बताती है? हमारी जो मालूमात हैं, जो रिसोर्सेज है, जो कश्मीरी हजरात हमारे दुबई में या लंदन में बैठे हैं, उनसे जो मालूमात मिली है कि यासीन साहब जो है वो अपनी बात पे अटल है। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि वज़ीर दाखिला की जो बेटी के अगवा का मुकदमा है और कुछ एयरफोर्स के जो लोग हैं जिनको कत्ल करने का मुकदमा बनाया गया है, मैं खुद जिया करूँगा। लेकिन हिंदुस्तान की नस्ल परस्त जो भी कोर्ट है, जो भी अदालत है, वो एक तरफा फैसला करने वाली है। लिहाजा यासीन मलिक जो है वो अपनी जगह पे अटल है, क्योंकि मौत के अलावा यासीन मलिक को कोई अपने रास्ते से जो है ना वो जुदा नहीं कर सकता। ये हमारी दुआ है, अल्लाह ताला यासीन मलिक को सेहत तंदुरुस्ती दे और वो कश्मीरियों को ये जो जद्दोजहद लेकर चले हुए हैं उनको लेके आगे चले। फारूक साहब ये बताएं कि इस वक्त काबली की हुकूमत पंजाब में बन चुकी है, PTI साथ शामिल है, ये हुकूमत कितना अर्सा चलेगी, कब तक चलेगी? चौधरी साहब ने तो कहा था कि मैंने हलफ उठाने के बाद जो पहला काम करना है वो असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस जारी करूंगा, मगर मैं नहीं समझता कि वो असम्बलियाँ तोड़े। वो सबसे पहले कहा था कि मैं इमरान खान के हुक्म का पाबंद होगा, और अगर इमरान खान ने मुझे कहा तो मैं सेकंड्स लगाऊंगा असम्बलियाँ तोड़ने के लिए। खैर ये तो ये बात ही, लेकिन मुझे जो फिक्र है, जो मैं एज ए कश्मीरी अपने दिल में दर्द महसूस करता हूँ, वो मैं महसूस कर रहा हूँ तिहाड़ जेल में यासीन मलिक जो इस वक्त हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए। क्यों कि उन्होंने तो जो नारा लगा दिया है, दरवेशाना नारा लगा दिया है, और वो कश्मीर की लैला वतन पे कुर्बान होना चाहते हैं, और उन्होंने कोई भी अपने औलाद को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया, तो अब वो आज़ादी के लिए अपनी जाने आफरीन भी इस कश्मीर पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ ये इन्होंने हवाला दिया था। तो मैं एक जो हिंदुस्तान के कौम परस्त थे जिन्हें कापूरी ट्रेन केस में जो कापूरी लूटी थी, जिन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला जो कि भगत सिंह ने जेल फांसी के तख्ते पर जाते हुए गाया था, वो उसने लिखा था, और वो उसे भी तख्तादार पर चढ़ाया गया। और उसी का मैं एक शेर कोट करता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये देखना है हमने कि हम यहाँ जो कश्मीरी बैठे हैं ना, ये इंशाअल्लाह ताला अपना खून कश्मीरियों के खून के साथ मिलाएंगे, और कश्मीरी कभी भी इतना अर्सा हो गया कि अपनी जो है वो अपना टारगेट अचीव करेंगे, और कभी भी हथियार नहीं डालेंगे, और कभी भी भारत के इन बुज़दिलाना हथकंडों, कत्ल गालिब और दूसरे जो हथकंडे हैं उनके सामने सरनिगू नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि हमने यासीन मलिक के जो कदमों के निशान है वहाँ पे चलना है, जो हमें मकबूल भट्ट ने राह दिखाई है हमने उस पर चलना है, अफजल गोरू ने जो दिखाई है। और मैं यहाँ पे एक और बात करूँगा कि हम शबीर शाह साहब जो कि कितने साल हो गए और वो जेल में है और उन्हें भी रखा गया। मैं इस वक्त एक चीज़ कोट करता हूँ, वैसे जो मुझे, मैं और सैयद फैसल नाज़की और अमानुल्लाह खान साहब जो JKLF के चीफ थे, हम लाहौर में मुलाकात के लिए गए थे। भारत के एक जर्नलिस्ट हैं बहुत मशहूर, जी आपको पता है उनका, इनके भाई, छोटे भाई मेरे साथ थे। तो मैंने अंदर जाते ही पीछे लोग आए, मैंने कुंडी लगा दी, कुलदीप नैयर कहते हैं ये क्या? मैंने कहा जी अब जो बात हमारी और आपकी हो तो वो आउट नहीं होनी चाहिए, जो भी है आपस में खुल के बात करेंगे। कुलदीप नैयर से बातें होती थी, उन्होंने कहा मैं शबीर शाह से मिला हूँ। तो मैंने कहा ये तुम क्या मतलब है लगे हुए हो कि हमने आज़ादी लेनी, किस तरह लेनी है? तो शबीर शाह को बताएं कैसे लें। तो उसने कहा कि जो सच्चा आशिक होता है ना, शबीर शाह ने कहा कि जो सच्चा आशिक होता है वो कोठे की तरफ नहीं देखता, वो अपने महबूब की तरफ देखता है सिर्फ। तो ये इसको ये एक बड़ी जुमैनी बात थी जो बाद में हमारी समझ में आती है कि ये कहना क्या चाहता था। कुलदीप नैयर एक बहुत बड़ा वहाँ का दानिश्वर था, MP भी रहा। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए और यासीन मलिक की रिहाई के लिए और यासीन मलिक
और कश्मीर के लिए हमें पूरी एफर्ट्स करनी चाहिए। और जो पाकिस्तान में कश्मीरी रहते हैं मैं उनसे भी कहता हूँ, सबके दिल में जज्बा है कि, लेकिन वो जज्बा हमें कोई राह नज़र नहीं आती कि हम यहाँ से किस तरीके से जो ये करें। हम मेरी तो वैसे दोस्तों से दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये कैंपेन चलाएं। जी बिल्कुल, ये ट्रेंड बनाएं इसको कि कैंपेन चलाएं कश्मीरियों के हक में। पाकिस्तानियों के, मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। और दूसरी रही बात, इस वक्त फारूक साहब जो पंजाब में नई नई कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, अभी मैं समझता हूँ काबली की गवर्नमेंट बन गई है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर आला बन गए। पहली दफ़ा उन्होंने 5 साल मुकम्मल किए। 5 साल मुकम्मल उनके उस वक्त बड़ी आसानी से हो गए। ऊपर परवेज़ मुशर्रफ था, नीचे परवेज़ इलाही साहब थे और उनको पूछने वाला कोई नहीं था। अब अगर ये काम करेंगे, इनको अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग मिली हुई नून लीग की, नून लीग इन्हें इतना चैन से, इतना सुकून से काम करना नहीं देगी। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को हाउस में बुलाएंगे, अब देखते हैं कि वो इनको वो इनको बुलाते हैं या नहीं बुलाते। इसके अलावा और जिन जिन लोगों ने पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद किए थे, जो इनके घरों में दाखिल हुए थे, उनके खिलाफ हम देखते हैं कि जो पंजाब में नई गवर्नमेंट बनी है ये क्या करेगी। आने वाले दिन बड़े अहम हो सकते हैं। इसके अलावा कौमी असम्बली में इस वक्त नून लीग को सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत है। वो 2 वोट अगर इधर उधर हो गए तो हो सकता है कि मरकज में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हो जाए, पीडीएम का शरादा हो सकता है बिखर जाए। और ये सिर्फ 2 वोटों की गिनती का काम है। इमरान ये देखें आप, ये राना सलाउल्लाह खुद समझ गए हैं कि ये अब कुछ होने वाला। वो कह रहे हैं कि जी हम अभी राना सलाउल्लाह साहब केपीके में और पंजाब में जो गवर्नर राज्य वो बातें कर रहे हैं। उसके बाद उसका फवाद ने जवाब दिया कि ये गवर्नर राउत 2 घंटे भी जो है ना नहीं निकाल सकता, हम वो उसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो एक उनके दिल में डर है, उन्होंने खुद ही उस डर का जो है ना वो इजहार कर दिया। और मैं एक और पंजाब की बताता हूँ। अब पंजाब कहते हैं आपके बड़ी मजबूत अपोजिशन है। आप जरा देखिएगा कि मैं आपको हफ्ते 10 दिन का टाइम देता हूँ कि हफ्ते 10 दिन में वो जो मजबूत अपोजिशन है ना, यहाँ तो आप कहते हैं ना कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है जी, इनकी परवेज़ इलाही की और पीटीआई की, काफली की, लेकिन वहाँ पे तो भाग भाग की बोलियाँ बोली जा रही हैं। वहाँ पे तो इस तरह की बातें हैं कि जो आप समझते हैं कहाँ चल सकती हैं। तो ये तो उन्होंने टूटना ही टूटना है आपस में। यहाँ पंजाब में मैं साफ सी बात करता हूँ कि ज्यादातर मफाद की सियासत टूटने वाली बात छोड़े, टूटते मैंने नहीं देखा कि नून लीग के बंदे टूटे हों। नून लीग ने हमेशा तोड़े हैं, कभी उन्होंने काफ लीग के तोड़े हैं, कभी पीटीआई के तोड़े हैं, कभी पीपल पार्टी के तोड़े। तोड़ने में वो माहिर है। अब मुझे नहीं लगता कि नून लीग का कोई बंदा टूटेगा। नून लीग का नहीं, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग शामिल हैं। पीपल पार्टी के शामिल है। आने वाला नून लीग कैसे चलेगी, जरदारी साहब आएंगे तो पता चलेगा। अब जरदारी साहब तो खैर दुबई बैठे हुए हैं, वो किसी डील के चक्कर में है। अब देखें कौन सी डील होती है। और दूसरा सबसे अहम बात जो है अदलिया का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, वो मैं समझता हूँ बड़ा अहम था। इस मौके पे पाकिस्तान की तकदीर का फैसला था, पाकिस्तान की किस्मत का फैसला था और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला था। पाकिस्तान की उन्होंने वो राह और वो सिमत मुतय्यन कर दी है कि आने वाले दौर में क्या हो सकता है। कोई धांधली धौंस और करप्शन से हुकूमत पे कब्जा नहीं कर सकता। इसको गवर्नमेंट जो करने वाले हैं वो रोकने वाले भी हैं। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम और आसान इकदाम किया है और बगैर किसी डर खौफ और खतरे के किया। इससे पहले जब भी कभी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ को फैसला है तो उन्होंने अदालतों में चढ़ाई कर दी। वो चढ़ाई करने वाले कौन थे? जो डंडे छोटे लेके गए थे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो सकी। जस्टिस सज्जाद अली शाह थे जो अपनी सीट छोड़ के उन्हें भागना पड़ा। तो इस वक्त जो गुज़श्ता रोज फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त भी यही सूरत थी। मगर मैं समझता हूँ अदलिया सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, जो खासकर चीफ जस्टिस, उनका बड़ा दलेराना ये फैसला था। उन्होंने बड़ी हिम्मत और जुर्रत दिखाई। पूरी कौम उन्हें सलाम और सलूट करती है। इसके साथ ही फारूक आज़ाद साहब, आफ्ताब नाज़मी साहब, एक बात और करना। जी बिल्कुल, एक बात कर लें सर। मैं सर ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो आज़ाद पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल जो कश्मीर है, हाँ जी, उसमें जो 15वीं तरमीम करने की जो साजिश तैयार की जा रही है और इसको सूबा बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इससे कश्मीर काज को बहुत शदीद नुकसान पहुँचेगा। ठीक है। और मैं पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को से अपील करता हूँ कि ये इंतहाई नाजुक मौका है और ऐसी कोई भी ला हासिल कोशिश ना की जाए और 15वीं तरमीम से बाज रहा जाए। और पाकिस्तान के हुक्मरान या चोटी के सियासतदान अगर यासीन मलिक की जान बचाने के लिए कोई कोशिश कर सकते हैं
मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पे तो वो ये कोशिश करें, हम उनके काफ़ी जी बिल्कुल जी। इस मौजू पे हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे। ये सुबह जो कश्मीर को सुबह बनाने के हवाले से एक तहरीक उठी हुई है, चल रही है, जो बातें हो रही है, इस पे हम एक अलग से पूरा प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे एक बात, सिर्फ एक बात कि अब मुल्क को ज़रूरत है अच्छे सियासतदानों की जो बाहर गैर ममालिक में बैठे हुए विराजमान है। अब आए वो आ रहे थे, आते आते क्या ब्रेक्स कैसे लग गई है, आ जाए। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ को आना चाहिए, पाकिस्तान आगे अपने मुकदमा का सामना करना चाहिए। डॉक्टर साहब आए, मुकदमा का सामना करें और अपनी पार्टी को गाइडलाइन दी। बेहतर गाइडलाइन दी। वज़ीर आज़म का जो बेटा इश्तिहारी है उसको भी पाकिस्तान आना चाहिए, मुकदमा का सामना करना चाहिए। अदालतें बड़ी खुली हैं और मैं समझता हूँ अदालतें मेरिट पे फैसला करने में अब किसी पाकिस्तान में उनका कुछ हानि नहीं है। जो पाकिस्तान में एक एहतसाब और इंसाफ का निज़ाम जो निचली सतह पे था, अब उसको ये जो मौजूद जज साहबान है इनकी वजह से अब काफ़ी पजीराई मिल रही है, लोगों ने इनको महसूस किया कि अच्छे फैसले कर रहे हैं। तो अब सबको पाकिस्तान आना चाहिए और अपने अपने मुकदमात इनके सामने रखने चाहिए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही मुझे फारूक अदा साहब और आफ्ताब नाज़की साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।